हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम दोस्तों जो है आपको आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मराठा साम्राज्य, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको इसके पहले 3 वीडियो में आपको मराठा साम्राज्य के बारे में अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके मध्य एक संघर्ष होता है और वह संघर्ष होता है दोस्तों खेड़ का युद्ध। तो खेड़ के युद्ध में इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया ताराबाई कैसे पराजित होती हैं। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों का पुनरुत्थान हो रहा था, लेकिन उसी समय जो है दोस्तों यह साहू जी को मुगलों ने कैद किया था, तो साहू जी को छोड़ देते हैं। ताराबाई के जो पति होते हैं दोस्तों राजाराम इन्हीं साहू जी को ही वैध छत्रपति मानते हैं, यानी इन्हें जो है छत्रपति मानते हैं। इन्हीं के अधीनस्थ जो है राजाराम शासन करते हैं। लेकिन राजाराम की जब मृत्यु हो जाती है तो राजाराम की पत्नी ताराबाई जो है दोस्तों अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित करके मराठों का पुनरुत्थान करती हैं। एक के बाद एक किले को बैक टू बैक जीतने का प्रयास करती हैं और जीतती भी हैं। इसी समय जो है दोस्तों मराठे एक प्रकार से कहीं न कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। तो साहू जी को मुगल जो है रिहा कर देते हैं, तो इनके घर में झगड़ा हो जाता है, यानी कि गृह कलह युद्ध चलने लगता है। उस गृह कलह युद्ध में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है खेड़ का युद्ध 1707 में, यानी एक प्रकार से उत्तराधिकार का युद्ध होता है। यह शिवाजी के वंशज ही आपस में लड़ते हैं। वह युद्ध होता है साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच, जिसमें ताराबाई की पराजय होती है। ताराबाई जो है दोस्तों अपने पुत्र के साथ कोल्हापुर चली जाती हैं, वहीं से अपनी शासन प्रशासन की व्यवस्था वह देखने लगती हैं। और अब जो है दोस्तों हम आपको साहू जी महाराज के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप साहू जी महाराज को जानिए कि साहू जी महाराज छत्रपति बनने में इनका जो एक महत्वपूर्ण योग्य व्यक्ति है, जिसके बदौलत साहू जी महाराज जो है दोस्तों बनते हैं छत्रपति, वह व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों जो 1707 में खेड़ का युद्ध हुआ था ताराबाई से, तो उस ताराबाई के जो मुख्य सेनापति थे, यानी ताराबाई गुट के जो मुख्य सेनापति थे, उनका नाम था धनाजी जाधव राव। धनाजी जाधव राव को जो है दोस्तों यह बालाजी विश्वनाथ जो है अपने पक्ष में कर लेता है, यानी साहू जी की तरफ कर लेता है, जिससे ताराबाई गुट का जो है एक प्रकार से कहें सैनिक ढांचा ही चरमरा जाता है और यही कारण होता है कि ताराबाई हार जाती हैं। अब जो है दोस्तों जब बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी जाधव को अपने पक्ष में कर लिया, तो जिससे ताराबाई की पराजय हो गई और उन्हीं की बदौलत यह जो है साहू जी जो है दोस्तों अगला छत्रपति बनते हैं। जब अगला छत्रपति बनते हैं तो यह जो है दोस्तों धनाजी जाधव बनते हैं मराठा साम्राज्य के मुख्य सेनापति। और जब 1707 में ये मुख्य सेनापति बनते हैं, इनके साथ घटना क्या घटती है दोस्तों, अगले ही साल यानी 1708 में ही धनाजी जाधव की मृत्यु हो जाती है। और जब धनाजी जाधव की मृत्यु हो जाती है तो अगला मुख्य सेनापति बनता है मराठा साम्राज्य का धनाजी जाधव का पुत्र, उसका नाम होता है चंद्रसेन जाधव। और यह चंद्रसेन जाधव का लगाव जो है दोस्तों, या कहें पूरी तरीके से लगाव जो है इसका ताराबाई की तरफ रहता है, यानी ताराबाई के कहे अनुसार यह चलता है। यह बात जो है दोस्तों साहू जी और प्लस बालाजी विश्वनाथ को अच्छी तरीके से पता था। तो अब जो है दोस्तों चंद्रसेन जाधव धनाजी जाधव का पुत्र है, जो कि ताराबाई गुट का है। यह बात बालाजी विश्वनाथ और साहू जी महाराज भी जानते हैं। और जो कि चंद्रसेन जाधव जो है मुख्य सेनापति है मराठा साम्राज्य का। तो इसी को यानी चंद्रसेन जाधव को बैलेंस करने के लिए साहू जी महाराज एक नया पद लाते हैं। वह पद होता है सेना कर्ते का पद, यानी सेना को भर्ती करना, सेना को वेतन देना, सेना के रख रखाव, सेना का खान पान, पूरी की पूरी सेना की जो भी कमान होती है वह सेना कर्ते के पास चली जाती है। और उस सेना कर्ते के पद पर बैठता है बालाजी विश्वनाथ। तो एक प्रकार से देखें दोस्तों, सेना की जितनी भी कार्य प्रणाली है वह सेना कर्ते के पास चली गई, जिसका मतलब होता है सेना कर्ते का मतलब होता है सेना को संगठन करने वाला। और इस पद पर बैठा बालाजी विश्वनाथ। अब जो है दोस्तों पूरा का पूरा सेना की बागडोर सेना कर्ते के पास चली गई। और मुख्य सेनापति का काम क्या था दोस्तों, जब सेना युद्ध करने के लिए जाए तो केवल उसका नेतृत्व करे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों, जो सेना को वेतन दे रहा है, खान पान ड्रेस सब कुछ दे रहा है, तो सेना उस व्यक्ति के प्रति लॉयल रहेगी या मुख्य सेनापति के प्रति, जो केवल युद्ध के समय सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो उनकी पूरी व्यवस्था देख रहा है उसके प्रति सेना ज्यादा लॉयल रहेगी। और इस बात का जो है दोस्तों अंदाजा कहीं न कहीं
चंद्रसेन जाधव जो मुख्य सेनापति था उसको भी लग चुका था। इसीलिए चंद्रसेन जाधव ने प्लस ताराबाई और एक नौसेना प्रमुख था कान्होजी आंग्रे, उनका नाम मिलता है। नौसेना प्रमुख थे कान्होजी आंग्रे ने मिल करके प्लानिंग बनाया। वो प्लानिंग क्या बनाया कि साहू जी के जो पेशवा होते हैं, साहू जी के जो पेशवा थे बहिराव पंत पिंगले को कैद कर लेते हैं। एक प्रकार से कहें कि उनके ऊपर ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं, दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि साहू जी को छत्रपति के पद से हटाया जाए। लेकिन साहू जी जो है इतने मजबूत थे कि उन्होंने पेशवा के जैसे ही बहिराव पंत पिंगले यानी साहू जी के पेशवा को ताराबाई गुट ने कैद किया, ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, तो साहू जी ने अगला जो है पेशवा बना दिया किन्हें, बालाजी बाजीराव को। इस प्रकार से दोस्तों बालाजी बाजीराव के पास पेशवा और प्लस पेशवा और कहें ये वाला पद जो होता है सेना करते का पद, दोनों पद बालाजी विश्वनाथ के पास आ जाता है दोस्तों। और एक घटना और क्या घटती है दोस्तों कि जो साहू जी हैं, साहू जी जीवित रहते हैं 1749 तक, और इसी क्रम में दोस्तों साहू जी 3 महत्वपूर्ण योग्य पेशवाओं को देखते हैं। वह पेशवा होते हैं, एक होते हैं बालाजी विश्वनाथ जो कि इनको गद्दी पर बैठाने में, छत्रपति बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा व्यक्ति होते हैं बाजीराव प्रथम और तीसरा व्यक्ति होता है बालाजी बाजीराव यानी 3 महत्वपूर्ण पेशवा साहू के कार्यकाल में आते हैं। और उसी समय दोस्तों अब जो है दोस्तों साहू जब गद्दी पर बैठते हैं तो आप जानिए साहू जब गद्दी पर बैठते हैं तो मराठा साम्राज्य 2 जगह से नेतृत्व हो रहा है। एक सतारा को राजधानी बना करके जो है शासन कर रहे हैं साहू जी महाराज, और कोल्हापुर को राजधानी बना करके दोस्तों शासन कर रही थी कौन, ताराबाई नेतृत्व कर रही थी। और अब जानिए दोस्तों ये जो साहू मुगलों के कैद में थे, मुगलों के कैद से रिहा होके आए हैं। अब देखिए साहू अपने कौशलता के दम पर, बुद्धिमत्ता के दम पर, सैनिक संगठन के दम पर यह जो है मुगलों को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। कारण क्या होता है दोस्तों कि 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं का नाम हम दोस्तों जब आपको उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सैयद बंधु एक निर्माता का कार्य करते हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में है, राजा बनाने वाले की भूमिका में है। इन्हीं की परस्त में मुगल बादशाह जो है, चाहे वो फर्रुखसियर हो, फर्रुखसियर के बाद जितने लोग गद्दी पे बैठते हैं, कहीं न कहीं यह है जो है उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था बादशाह के ऊपर। तो सैयद बंधु जिन्हें अब्दुल्ला और हुसैन का नाम मिलता है, इनके मध्य दिल्ली समझौता होता है। और आप दिल्ली समझौते में जान जाइए दोस्तों कि दिल्ली समझौते में किसके पक्ष में पहला भारी है, साहू जी के पक्ष में या फिर मुगलों के पक्ष में। तो दोस्तों दिल्ली समझौता हो रहा है 1719 में। आप जानते रहिए दिल्ली समझौता में हो क्या रहा दोस्तों, एक तरफ बालाजी विश्वनाथ है और दूसरी तरफ सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन है। हुआ क्या था दोस्तों दिल्ली समझौता में, आप जानते रहिए बालाजी विश्वनाथ प्लस सैयद बंधु अब्दुल्ला प्लस हुसैन है। हो क्या रहा दोस्तों, साहू को समस्त मराठा क्षेत्र में विजित क्षेत्र का प्रमुख स्वीकार किया गया है। यानी दिल्ली समझौता में साहू को समस्त मराठा क्षेत्र में विजित क्षेत्र का प्रमुख स्वीकार किया गया है। यानी जो भी मराठा क्षेत्र है वहां तक, और प्लस मराठों ने जितना क्षेत्र जीता था वह पूरा क्षेत्र का जो प्रमुख होगा वह मराठा ही होंगे, यानी साहू ही होंगे। एक प्रकार से ये समझिए साहू को दक्कन के 6 राज्यों से चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया है। चौथ पर दोस्तों एक प्रकार से कहें सुरक्षात्मक कर होता था। सुरक्षात्मक कर होने का तात्पर्य है कि आप हमें चौथ देते रहिए तो हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप सेफ रहेंगे, आपकी पूरी लॉयल्टी हमारे अधीनस्थ रहेगी। दोस्तों चौथ से जो है दोस्तों मराठों के साम्राज्य का विस्तार हुआ, इन्हें पैसा मिला। आगे चल के देखिए चौथ ही एक ऐसा टैक्स होता है जिससे मराठा साम्राज्य का पतन भी हो जाता है। कैसे हो जाता है दोस्तों, 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तो कई क्षेत्रीय राज्य होते हैं वह इसीलिए पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मराठे जब अपने चरम पर होते हैं
अपने सैनिक कुशलता और बुद्धिमत्ता और बल के बदौलत जब मराठा अपने चरम पे होते हैं तो अपने अधीनस्थ राज्यों से वह इस प्रकार से टैक्स वसूलते हैं, एक प्रकार से कहें गुंडा टैक्स होता है चौथ, जिससे बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्य पीछे हट जाते हैं। यही कारण होता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठे हार जाते हैं। तो हमने बताया शाहू को दक्कन के 6 राज्यों से चौथ वसूलने का अधिकार मिला दिल्ली समझौता में। वह 6 राज्य कौन से थे? खानदेश था, गोंडवाना था, बीजापुर था, बरार था, हैदराबाद था और मराठवाड़ा क्षेत्र था। मराठों के सीमावर्ती जो भी राज्य होते थे उन्हें मराठवाड़ा क्षेत्र कहा जाता था। और एक समझौता यह भी हुआ था, ताराबाई गुट को परेशान नहीं करेंगे, यानी ताराबाई गुट को अब मुगल भी परेशान नहीं करेंगे और उनके आंतरिक मामलों में मुगल हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, यह समझौता हुआ था। 2 प्रकार का टैक्स होता था दोस्तों, एक चौथ होता था, आय का 1/4 देना होता था, और सरदेशमुखी जो पुराने मराठा क्षेत्र होते थे वहां पर ये सरदेशमुखी लगता था, आय का 1/10वां भाग देना होता था। और दोस्तों दिल्ली समझौता में क्या होता है? शाहू की मां येसुबाई, पत्नी सावित्रीबाई, मुहबोला भाई मदन सिंह को शीघ्र रिहा किया गया। यानी अभी देखिए शाहू जो है दोस्तों मुगलों के कैद से स्वयं रिहा होके आया है, और शाहू की मां, शाहू की पत्नी मुहबोला भाई मदन सिंह स्वयं मुगलों के कैद में है। तो दिल्ली समझौते में इन्हें रिहा कराया जाता है। और शाहू स्वीकार क्या करते हैं दोस्तों? शाहू मुगलों को 10 लाख वार्षिक धन देंगे, यानी शाहू जी मुगलों को 10 लाख वार्षिक धन देंगे और 15,000 सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे यदि मुगल दक्षिण में अभियान कर रहे हैं तो उनकी मदद करने के लिए। हमने यहाँ पर लिखा शाहू मुगलों को 10 लाख वार्षिक धन देंगे एवं 15,000 सैनिक के साथ मदद के लिए तैयार रहेंगे। शाहू बीजापुर में अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, यह भी स्वीकार किया गया। इस संधि पर फर्रुखसियर यानी मुगल जो बादशाह था उस समय, फर्रुखसियर जिसे इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है, फर्रुखसियर ने इस संधि पर यानी दिल्ली समझौते की संधि पर हस्ताक्षर करने से ही मना कर दिया। सैयद बंधुओं ने इस फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं और अगला जो मुगल बादशाह बनाते हैं वह व्यक्ति होता है रफी उद दरजात, जिस यह गद्दी पर बैठता है और इसी ने यानी रफी उद दरजात ने ही दिल्ली समझौते पर जो संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर किया था। और यह जो दिल्ली समझौता हुआ था दोस्तों, हस्ताक्षर जो रफी उद दरजात ने किया था, इसी दिल्ली समझौते को एक अंग्रेज इतिहासकार है रिचर्ड टेम्पल, या इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहता है, यानी महाधिकार पत्र कहता है मराठों का। दिल्ली समझौते से खुश होकर पूना के उत्तर में मुगल दरवाजा बनवाया गया था, यानी दिल्ली समझौते से खुश होकर शाहू जी ने पूना के उत्तर में मुगल दरवाजा बनवाए थे। शाहू जी स्वयं पैदल चलकर औरंगजेब के मकबरे पर चादर चढ़ाने गए थे, जो शाहू जी के पिताजी को फांसी पर चढ़ाया था। आप देखिए दोस्तों, शाहू जी स्वयं उसके मजार पर जो है चादर चढ़ाने जा रहे हैं, जिसका खुलदाबाद औरंगाबाद में मकबरा है। 1749 में शाहू जी की मृत्यु हो जाती है। एक चीज और दोस्तों जानते रहिए, एक संधि हो रही है वरड़ा की संधि 1731 में। वरड़ा की संधि दोस्तों बाजीराव प्रथम के मध्यस्थता से हो रही है। इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, शाहू हैं, संभाजी हैं, कोल्हापुर, संभाजी ताराबाई के ही पुत्र हैं, तो कोल्हापुर की मध्य हो रहा है। शर्तें हैं, शाहू को मराठों का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख स्वीकार किया गया। चाहे अब गुट खत्म हो गया, चाहे कोल्हापुर गुट हो चाहे सतारा गुट हो, गुट खत्म हो गया, यानी सर्वश्रेष्ठ नेता शाहू को ही स्वीकार किया गया। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो चीजें बोला है वो चीजें यहाँ पर लिखा भी है, आप उस घटना को लिंक कर सकते हैं और देख सकते हैं। हमने आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया। यदि कोई कमियां रह गई तो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार मित्रों दोस्तों को, अपने छोटे भाई बंधुओं को जोड़िए दोस्तों, और जिससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।